देखिएगा इस तरह से यहाँ से एडवर्टाइजिंग भी मिल जाएगा आपको। यहाँ से एडवर्टाइजिंग आप डाउनलोड करके आप कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ से क्लिक कर दे सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको यहीं पर पता चल जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन आपको डेमो देंगे बताएंगे वहीं से आपको पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ से आप एडवर्टाइजिंग को डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। BCA वाले या BTech वाले, BCA वाले जितने लोग का क्वेरी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका निकल के आ गया, और ये आपका जितना भी मैंडेटरी चीज़ें हैं ये सबमिट करके रजिस्ट्रेशन आज से लेकर के 3-4 दिन में आप फॉर्म भर लीजिएगा। यहाँ पर मैं डेमो के रूप में एक अल्फ़ाबेटिकली मैं ले लेता हूँ, ये देख सकते हैं 27/6 है, ठीक है। 27/6 है। मान लीजिए कोई A है और उसने का B मिडिल नेम है और C उसका है लास्ट नेम है, फादर नेम है कोई D है, मैं आपको ले लेता हूँ। उसके बाद उसका हस्बैंड का नाम F है, और मदर नेम है इसका G है, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ। और इसमें आधार नंबर मैंडेटरी, अगर पैन कार्ड से भरेंगे तो इसमें 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा और बायोमेट्रिक चार्ज लगेगा। तेज़ी से बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखते जाइएगा। चलिए, इसलिए आधार नंबर मान लीजिए कि आपके पास आधार नंबर है और कई 100% लोगों के पास होगा, तो आधार नंबर यहाँ से फिल कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 12 डिजिट का होगा, और यहाँ से मैं डाल दिया हूँ, और यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा जो आपके सिस्टम से होगा। कोशिश कीजिएगा इस बार जो लास्ट टाइम लोगों ने गलती की, क्योंकि इस बार आपको संशोधन करने के लिए यानी एडिट करने के लिए ऑप्शन नहीं देंगे, और बार बार जो ऑप्शन मिला था TRE1 में, ये आपकी संभावना कम है। इस बार कोशिश कीजिएगा अच्छे से फॉर्म भरिएगा और खुद से भरने की कोशिश कीजिएगा। इस बार आपको गलतियाँ ये नहीं कि आपने गलतियाँ साइबर कैफे के वाले पर थोप सकते हैं और आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस बार चांसेस कम है। चलिए, मान लीजिए आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, कई लोग नेपाल के भी रहते हैं, वो भी भरने के लिए कोशिश करते हैं और वो भी भर सकते हैं। तो इस वजह आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा, तो इंडियन के हैं। अगर इंडिया से बाहर के तो नो करना है। आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। टोटली आप यहाँ पर ये अनटिक हो जाएगा, आप कहीं भी टिक नहीं कर सकते हैं, यानी रिजर्वेशन का आपको फायदा नहीं होगा। यहीं से ये पता चल जाएगा आपको सीटेट में चाहे कितना भी नंबर हो, आपको 90 नंबर लाना मैंडेटरी है, अदरवाइज इसको जनरल में कंसीडर किया जाएगा। सिंपल से भाषा में कर सकते हैं, आपको ये सारे कैटेगरी का फायदा नहीं होगा। अदर स्टेट वाले नो क्लिक करेंगे। बिहार के रहने वाले जो भी हैं तो वो आप यस करेंगे। यस जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर यस करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तब इंटर करना पड़ेगा आपको रेसिडेंस यानी डोमिसाइल नंबर, और कब का बना हुआ है और इशू डेट कब का है। ये आपका इशू डेट मान लीजिए ये लास्ट डेट तक का कंसीडर किया जाएगा, ये नहीं कि 25 नवंबर तक का है, लास्ट डेट तक आप बनवा सकते हैं। अगर आपने नहीं बनवाया तो अभी बनवाना शुरू कर दीजिएगा, 6-7 दिन में बन के आपका आ जाएगा। रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आपको 10 से 15 दिन में आपको बन जाएगा, तो इसलिए डेट इसको एक्सटेंडेड करके 25 तक ये लास्ट दिया है। तो मान लीजिए मेरा 1 तारीख को ये बन के आया है और सर्टिफिकेट नंबर है इसका, कुछ भी मैंने डाल दिया है, उसको अपलोड कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर से देख लीजिएगा। रिजर्वेशन अगर बिहार में है, अगर आपको कोई रिजर्वेशन मिलता है जैसे कि EWS हो या SC हो या फिर ST कास्ट हो, इसको ध्यान से भरिएगा। बाद में इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसके कारण कई लोगों को इस बार बाहर भी किया गया। आप EBC से हैं तो EBC डालिएगा, BC है तो BC डालिएगा, ST है तो ST, SC है तो SC, या EWS है EWS, ये सारे से अगर आपको उसके बाद जैसे मान लीजिए EWS में है तो कई जितने भी जातियां हैं आपका आ जाएगा। SC से हैं तो आपके यहाँ पर जातियाँ ओपन हो जाएगी, और ये जाति अपने वहाँ से ले लीजिएगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैं मान के चलता हूँ, कोई भी मैं एक अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर, इंटर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर मैंने डाला है वो है इस तरह से, और ये इशू डेट होगा ये भी 2 तारीख का। और बिहार से सर्टिफिकेट वाइट कहाँ से ये हुआ, बिहार से या अदर से, ये कहाँ से आपने बनवाई। कई लोग होता है आर यू नॉट एलिजिबल, अगर बिहार से बाहर आपने बनवाया है, जैसे कई लोग सेंट्रल बोले हैं सर मैंने सेंट्रल बनाया और दिल्ली से बनवा लिया कहीं और से, तो वो नहीं एलिजिबल माना जाएगा, आपको बिहार से ही बनवाना पड़ेगा, और अंचल अधिकारी यानी RO से बनवाना पड़ेगा। यहाँ से सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, मैरिड है तो मैरिड, अगर नहीं है तो अनमैरिड, या कई लोग अदर्स में आते हैं तो ट्रांसजेंडर, तो वो अदर्स में भी डाल सकते हैं। अनमैरिड है, जेंडर मेल फीमेल या थर्ड जेंडर, मेल डाल देता हूँ। तो आर यू सन ऑफ डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, इसमें कई बेनिफिट मिलता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और फ्रीडम फाइटर के सन और डॉटर, या फिर आपके ग्रैंड सन है या पोता पोती जो कहते हैं इसमें, तो आप जा सकते हैं। बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी अगर कोई है तो इसमें डाल सकते हैं, जनरली कभी बहुत कम लोग का होता है। इफ़ यस तो किस तरह के हैं, विजुअल हैं, हेयरिंग है या ऑर्थोपेडिकली है, मेंटली है, मल्टीपल है डिजिट, तो इसमें आप डाल सकते हैं। डू यू वांट टू पे कंसेशनल फीस, जिसके मैं आपको मतलब बिहार के वासी हैं और ये सभी लोग को
कंसेशन मिलता है, यानी 750 रुपीज़ की जगह आपको 200 रुपये पेमेंट करना है। अगर है तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। ठीक है, चलिए जैसे इस कैटेगरी के अलावा और जो भी कैटेगरी आप चूज करेंगे तो इसमें ऑप्शन ही नहीं आएगा, इसमें नो सेलेक्ट करना है। आर यू एक्स सर्विसमैन, तो नो, अगर है तो यस कर दीजिएगा। पंचायती राज और नगर निकाय में संस्था में संयुक्त रूप से कार्यरत शिक्षक हैं, अगर हैं तो डाल करके सारा डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नो करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको शैक्षणिक योग्यता मेन पॉइंट अब यहाँ से आपको दिखेगा और इसको ध्यान से देखना पड़ेगा और इसको बार बार आपको देख करके फॉर्म इसी तरह से भरिएगा। जैसे कि ये 6 to 8 के लिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं रेड मार्क्स आपको मार्कर यूज करके बता रहा हूँ। प्रशासनिक शैक्षणिक योग्यता के लिए अनुसार निम्न में से कौन सी एक चून करना है। बीएड और बीएलएड ये 2 साल वाला होता है, ये 4 साल के लिए होता है, और बीएलएड ये भी, बीएड और बीएससी एंड पीपीडी एंड प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ये डीएलएड वाला बीटीसी वाले भी इसमें एलिजिबल है। तो इसमें आपको चाहे संबंधित विषय के संबंधित विषय में कोई भी हो, इसका कोई भी नाम दिया होगा, विज्ञप्ति में देखेंगे तो कोई भी नाम, तो ये सेलेक्ट करना है। और केवल कंप्यूटर साइंस, कई लोग भी हैं जो मेरे से कनेक्टेड हैं और पूछ रहे थे सर कंप्यूटर साइंस से हैं हम और मैंने बीटेक किया है, बीई किया है कंप्यूटर साइंस से, तो उन लोगों के लिए ये सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसमें आप 11 से 12 के लिए जा सकते हैं। अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता है तथा बीएड आदि धारक नहीं है, इसमें बीएड की कोई जरूरत नहीं है, इसमें बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको सेलेक्ट यही करना है, केवल जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं। चलिए केवल संगीत वाले जो हैं, इसमें आपको संगीत विषय के लिए अभ्यर्थियों के लिए परिचय होता है, इसमें बीएड आदि धारक नहीं होना चाहिए। 11 से 12 के लिए संगीत ललित कला में 9 से 10 में दे सकते हैं, और विशेष अध्यापक के लिए यहाँ पर भी कुछ वैकेंसियाँ हैं, वो आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर पर डिस्कस करते हैं, वो है आपको, अगर आपके द्वारा पात्रता उत्तीर्ण, मैं आपको यहाँ पर एक सेलेक्ट कर देता हूँ फिलहाल के लिए ये है, और उसके बाद आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या दस्ता 2012 से पूर्व कोई भी है तो अगर डाल सकते हैं पात्रता दस्ता है, अदरवाइज इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें क्लिक करेंगे तो आपको प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेट 1 सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 और बीटेट 1 और 2, आपको ये सारे 1 की जगह, हालांकि इसमें देना नहीं चाहिए, सीटेट पेपर 1 की जरूरत ही नहीं क्योंकि पीआरटी 1 का, लेकिन इससे ये संभावना निकल के आ रही है कि सीटेट पेपर 1 यानी कि आपका मांगा जा रहा है। सीटेट पेपर 2 जो लास्ट में जो था, सिंपल से कर सकते हैं, जो आपका एप्लीकेशन दिया गया था उसी को एडिट करके यहाँ पर डाल दिया गया पेपर 2 और पेपर बीटेट पेपर 2 के लिए, जो कि माध्यमिक के लिए। ठीक है, 6 to 8 के लिए। इसमें आपको क्या है, पेपर सीटेट पेपर 2 यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, सेलेक्ट ओपन देख के लिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा आपका, जैसे किस के लिए जा रहे हैं, अगर कोई 9 से 10 वाले कई लोग हैं जो 4 साल के एज रिलैक्सेशन वाले हैं, तो इसमें आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो डालिएगा, अदरवाइज आपको इसको छोड़ दीजिएगा। 9 से 10 में बहुत कम लोग होंगे तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, कोई भी इसमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। 11 से 12 में आप हैं, अगर स्टेट पेपर 2 पास हैं तो आपको भरना है, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद सीटेट, इंटर द सीटेट पेपर 2, अगर इसमें सर्टिफिकेट नंबर, कई लोग का भी इसमें कन्फ्यूजन है और इसमें अभी आपको दूर हो जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर आप सीटेट जहाँ डिजी लॉकर से डाउनलोड किए होंगे उसमें सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया हुआ, तो इसमें आपको NA फिल करना है, नॉट अवेलेबल आपको फिल करना है। लास्ट टाइम भी यही फिल किया गया था। आपका इशू डेट वहाँ पर लिखा रहेगा कि दिसंबर आपका कितने डेट को आया है, आपका किस डेट को अपलोड। उसके बाद इसको PDF फॉर्मेट में 100 KB से कम, 100 KB में कब, ऑलमोस्ट मान के चलिएगा आप 90 से 95 KB के बीच में रखने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज फिर से वो विजुअल नहीं होगा उसका। में अगर मोहर स्टाम्प या कुछ भी सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर है, जो कि जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस से OBC या जाति, ये सारे डोमिसाइल में नहीं दिखती है, तो उसमें कोशिश कीजिएगा इस बीच में रहने के लिए, 90 से 98 या 99 KB तक में, इसके बीच में रखने की कोशिश कीजिएगा। इससे जैसे 75 से KB से कम कीजिएगा तो सारी चीज़ें अनविजिबल हो जाएगा, बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो सकती है। चलिए यहाँ अपलोड कर लीजिएगा। और आप में से किस विद्यालय की अधिकता यानी अर्हता रखते हैं, किसी शिक्षा विभाग से संबंधित है, कल्याण शिक्षा विभाग से, ये सारे आपको नहीं भरना है कुछ भी। लैंग्वेज पेपर में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कोई भी आपको जो सब्जेक्ट लेना है वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उर्दू, बांग्ला, हिंदी, जो जिसमें से आपको 22 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कई जो को मैक्सिमम लोग हो गए हिंदी का, इससे आपका 22 नंबर का आएगा, 22 नंबर का, और 8 नंबर मैंडेटरी है सभी लोग को, इंग्लिश में 8 नंबर का आएगा, 8 क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर का। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भर लीजिए, आपके पास जो भी है डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए 1/11 सेलेक्ट,
मंथ कर लीजिए कोई भी आप यहाँ से। चलिए इसके बाद नॉर्मल से चीज़ें हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद ये सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप सारे कुछ भरने के बाद ये सबसे ज़्यादा लास्ट में जो है उसको आप अच्छे से भरिएगा, ये वाली चीज़ें। ईमेल आईडी, क्योंकि सारा कुछ आपको जो है आईडी पासवर्ड और जो यहाँ पर आपको भेजा जाएगा आपके ईमेल आईडी पर, और इसको कंफर्म करना है दोबारा से, और मोबाइल नंबर और इसको भी कंफर्म करना है। ओटीपी आपका आएगा, यहाँ से भी ओटीपी वेरीफाई करना है। कैप्चा भरने के बाद इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। ये नॉर्मल चीज़ें कर करके अभी आप 10 से पहले या 11 से पहले, मैक्सिमम आपका लास्ट डेट है 14 तारीख, 14/11/2023, इससे पहले करना है। अदरवाइज आपको 17 तारीख तो एक्सटेंडेड करके 17 तारीख को विलम्ब शुल्क के साथ, विलम्ब शुल्क कितना होगा तो लगभग 750 है, तो उसका डबल कर दिया जाता है सीधे से। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, लगभग इतना आपको देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप इससे पहले रजिस्ट्रेशन करके आप रख लीजिए, कम से कम आप 12 या 11 को रख लीजिए, बाद में आपको साइबर या साइट स्लो ना चले या कोई दिक्कत हो तो इससे प्रॉब्लम ना हो। चलिए ये पॉइंट्स मैंने कवर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बीसीए वाला फॉर्म भर सकता है, मैंने बता दीजिए बीसीए वाले जितने भी लोग हैं यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, जितने भी लोग। इसके में सर्टिफिकेट आपको मैं बता देता हूँ बीसीए वाला कहाँ से भर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग देख लीजिए। चलिए बीसीए वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने सीटेड पेपर 2 पास होना चाहिए। और सेकेंड चीज़ है आपका मैंडेटरी है, वो है आपका, चलिए जितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा फटाफट। चलिए ये आपका डाउनलोड हो गया। देखिए इसमें टोटल सीटों की संख्या जो है इसमें आपको घट बढ़ सकती है, सशर्त है, यानी कि ये इसमें अगर अभी दिख रहा है 31,882, तो ये हो सकता है कल के डेट में प्लस भी हो जाए, कल के डेट में वो माइनस भी हो जाए, संख्या आगे पीछे हो सकती है। ये पहले से बताई गई है और अतुल प्रसाद जी ने साफ साफ शब्दों में बताया भी है। अब सबसे अच्छी बात ये कंपटीशन जैसे हुए हम इसमें साथ साथ बता रहे हैं तैयारी कैसे करना है, तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है आपके सब्जेक्ट पर। मान लीजिए आपका साइंस का है, ठीक है, ये आपका कोटिवार सब्जेक्ट है, और आपके सीट की संख्या जैसे ये महिलाओं के लिए है, और ये पुरुष के लिए, ये मेल के लिए है, और ये फीमेल के लिए है, ये दिव्यांग भाई बहनों के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञान के लिए टोटल सीट इतना है आपको अनारक्षित सीट में, जिसमें कि अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर फाइट करेंगे। और ये है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, और ये है बीसी के लिए, BC2 के लिए, आपका अनुसूचित जाति के लिए, और एसटी के लिए, SC और ST के लिए, और ये है पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए RF, ठीक है। और ये आपका टोटल है, ये सारी चीज़ें फीमेल के लिए इधर से निकल के। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना पड़ेगा साइंस और मैथ के लिए। साइंस और मैथ यहाँ SST के लिए, ये आपका हिंदी के लिए, ये आपका इंग्लिश के लिए, और संस्कृत के लिए, और उर्दू के लिए। और आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर मैं अनारक्षित सीट में आता हूँ तो ये सीट पर कितना आपको कैप्चर कर सकें, और कहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं, किस जिला में ज़्यादा है, उस अनुसार आपको डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी आपको भरना पड़ेगा, और पेमेंट के बाद वो भरना पड़ेगा, और आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद। ये सारी चीज़ें आप अपने ध्यान से भरिएगा अच्छे से, और साथ ही साथ ध्यान देना है कि आप 1 महीने में करना कैसे, उस पर चर्चा करते हैं। 1 महीने में करना कैसे है सारी चीज़ें। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक BCA वाले का और बीटेक वाले का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है उसका मैं रह गया था। देखिए माध्यमिक से जितने भी लोग हैं सीटेड पेपर 2 पास मैंडेटरी है, अगर आपका पास नहीं है सीटेड पेपर तो आप भर नहीं सकते हैं। और ये है आपका शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता 9 से 10th के लिए, और ये है 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए, ये देख सकते हैं। और इसमें स्टिल कई लोग का भी कन्फ्यूजन बना रहेगा, ये देख सकते हैं। ये आपका शैक्षणिक योग्यता है 6 to 8 के लिए, सभी लोग के लिए। एक सेकंड चल रहे हो, ये आपका रहने वाला इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी विद्यालय से, विश्वविद्यालय से आपका स्नातक है यानी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में कोई भी आ जाएगा, चाहे BSc हो, बीटेक हो, BBA हो, ये सारे आपका आ जाएंगे। BCA वाले हो, बीटेक वाले हो, बस आपका सब्जेक्ट पे 2 सब्जेक्ट जो है आपका पठनीय हो, यानी पढ़ा होना चाहिए। प्रारंभिक विद्यालय से आपका कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक का BEd होना चाहिए, 45% अंकों के साथ स्नातक एवं 1 वर्षीय BEd वाले संबंधित जितने भी लोग हैं उसके भी अलाउ किया जा रहा है। और संबंधित 50% नियुक्त अंकों के साथ
समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक यानी जो 12th के बाद आपका आता है, और 4 वर्ष के आपका डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, उसके बाद BLED किया हुआ है तो उसको भी अलाउ किया गया है, और इसमें आपका डिग्री है, और जितने भी 2 वर्षीय डिप्लोमा के साथ में। अब ग्रेजुएशन में जितने भी लोग हैं और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इस तरह से बनेगा, देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान हो गया और गणित के लिए ये देखिए सब्जेक्ट, ये पॉइंट्स है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। 4th नंबर में देखिएगा जो साइंस, जो जिनका कॉमर्स है या फिर BCA वाले हैं, जितने भी लोग हैं, अगर आपके विद्यालय में स्नातक के स्तर में इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, अर्थशास्त्र, वाणिज्य या मनोविज्ञान, समाज शास्त्र और गृह विज्ञान में से कोई भी दो विषय यानी कि कोई भी 2 विषय यहाँ पर आपको पढ़ा हो स्नातक स्तर पर। जैसे कि कई लोग का होता है कि उसने मनोविज्ञान पढ़ा है या फिर समाजशास्त्र पढ़ा है, सोशोलॉजी पढ़ा है, उसके बाद आपको फिर इसमें कोई भी सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री पढ़ा हुआ है या फिर इसमें आपको भूगोल पढ़ा हुआ है, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। इसमें आपका गणित वाले, भौतिकी वाले और रसायन में आपको विज्ञान, जीव विज्ञान में कोई 2 विषय पढ़ा हुआ। ज़्यादातर BTech BBA वाले जिसे M1 पढ़ते हैं, M2 पढ़ते हैं, M3 पढ़ते हैं, मैथ्स 1 मैथ 2 मैथ 3 इस तरह से आपके पढ़ते हैं। तो मैथ आपके 3-4 सेमेस्टर तक आप पढ़ते हैं, और साथ ही साथ फिजिक्स भी पढ़ते हैं। फिजिक्स भी पढ़ते हैं, कई लोग EBM पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करके आता है। उसके बाद फिर आपका केमिस्ट्री भी रहता है उसमें सब्जेक्ट, केमिस्ट्री भी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं, रसायन। तो ये BTA BBA वाले, BCA वाले भी कई लोग होते हैं, उसमें आपको 2 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, बेसिक लेवल का, अप्लाइड लेवल पर। तो उसके लिए वहाँ पर से आप एलिजिबल हो पाएंगे, वहाँ से आप एलिजिबल हो पाएंगे। BTech BE ये सारे लोग यहाँ से अप्लाई हो। बस आपके साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर देता हूँ, प्लस में आपका होना चाहिए CTET पेपर 2 पास होना चाहिए, CTET पेपर 2। अब इसमें कई लोग पूछेंगे सर CTET पेपर 2 मैंने अगर पास किया है SST से या साइंस से या मैथ से, इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने साइंस और मैथ से किया है तो आप कर सकते हैं। कई लोग अब लैंग्वेज में जाएंगे क्योंकि लैंग्वेज में कंपटीशन कम होगा। अगर आपने ऑनर्स पेपर हिंदी या इंग्लिश या कोई भी आपका जो लैंग्वेज है उससे आपने 3 साल तक अगर आपने पढ़ाई किया है, 2 साल कोई पेपर पढ़ा है, तो आप एलिजिबल होंगे, उससे जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो नियम है उसका पालन करवाएं। NCT और NOMS से BEd एडमिशन क्राइटेरिया में देख लीजिए, मैथ और साइंस टीचिंग सब्जेक्ट में कौन योग्य है। BTech BCA में 55% के साथ 6 में मौका दो आपको। देखिए बिल्कुल पॉलिटिकल डिप्लोमा से साइंस सर्टिफिकेट से स्टेट क्वालिफाइड कैन अप्लाई फॉर द कंप्यूटर्स 11th से 12th के लिए। पॉलिटेक्निकल वाले देखिए डिप्लोमा में आते हैं, और ये डिप्लोमा वाले नो डाउट आप 11th से 12th में नहीं जा सकते हैं, उसके लिए PG मैंडेटरी है, PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसमें आप पॉलिटिकल वाले नहीं जा सकते, वो डिप्लोमा लेवल का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9th से 10th में आप देख लीजिएगा। इसमें आपका जो सब्जेक्ट है आपको उसी के अनुसार आपका मिनिमम क्राइटेरिया आपको ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपके ग्रेजुएशन में कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से आपका जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है। जैसे कई लोगों ने ग्रेजुएशन किया है फिजिक्स से, फिजिक्स ऑनर्स से, और उसी में आपका स्टेट पेपर पास है, स्टेट पेपर 1 पास है, तो आप एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आपने PG किया है और प्लस स्टेट पेपर 2 आपने पास किया है उसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए किसी का मैथ है, मैथ्स में भी उसने PG किया है और मैथ्स में ही स्टेट पेपर 2 पास है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। गणित विज्ञान इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट का देख सकते हैं, और ये आपका सिलेबस रहेगा, ये सारे आपके सिलेबस रहने वाले हैं। अध्यापक के लिए हेतु सम्मिलित नियमित विषय होना चाहिए, और ये इस तरह से आपको पढ़ना है। सब्जेक्ट जितने भी कई लोग जो है बता रहे हैं कि सब्जेक्ट का अब कंप्रेस किया गया है, यानी आपके सिलेबस को थोड़ा सा कंप्रेस किया गया है। यहाँ पर ये लास्ट में आपको दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम पैटर्न इस तरह से रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहने वाला है तो आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, एग्जाम पैटर्न अब चेंज होकर के आपका लैंग्वेज में आएगा 30 नंबर का। ऑलरेडी आप लोग को पता चल गया होगा 30 प्लस 40 प्लस 80। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा इस पर। आपका कई लोग 99% इवन TRE 1 में भी सिचुएशन ऐसा हुआ था, मैंने आपको बताया था 99% लोग इसमें पास होंगे, और वही हुआ, इससे ज़्यादा ही हुआ, मतलब 1% लोग फेल होंगे। इसमें भी से कई ऐसे लोग होंगे आधा % या उससे ज़्यादा जो कि रोल नंबर गलती करके आए होंगे या सेंटर पर एग्जामिनेशन नहीं दिए होंगे, कुछ न कुछ रीजन के कारण उनका नहीं हो। टोटल संख्या बता जा रही है 4800, मात्र इतने लोग लैंग्वेज में फेल हुए, जो कि बहुत ईजी आएगा। इसमें ज़्यादा आपको
हेडेक नहीं लेना है, लेकिन इस बार थोड़ा सा और आपको ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा। रीजन क्या है, अगर आपका इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपका भी आया है 70 नंबर, और आपके ही जैसे 70 लाने वाले हज़ारों की संख्या होगा, 1000 लोग होगा, तो आपका जो मेरिट बनेगा डिपेंडिंग ऑन पहला प्रायोरिटी आपको दिया जाएगा वो है आपका लैंग्वेज में कितना नंबर आपने लाया। अगर आपने लैंग्वेज में 25 नंबर लाया तो इसमें आपको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगा, किसी ने 24 नंबर लाया है तो आपको इनको बाहर कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट, अगर मान लीजिए लैंग्वेज में भी आपका मैचिंग कर रहा है, आपने भी 25 नंबर लाया, बाकी के 200 लोग भी ले आया, वो भी 25 नंबर लाया लैंग्वेज में, उसने तो फिर आपको मैचिंग किया जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ से, DOB से। किससे मैच किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ से मैच किया जाएगा, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर उठाया जाएगा। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया सेकेंड चीज में, तो थर्ड आपको उठाया जाएगा आपके अल्फ़ाबेटिकली, हिंदी वर्णमाला के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली उठाया जाएगा, उसके बेसिस पर आपको जॉब आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसमें नेगेटिव नहीं रहने के कारण कई लोगों को नुकसान भी हो रहा है और कई लोगों को फायदा भी हो रहा है। चलिए, कौन कौन सा पेपर आपको पढ़ना है 6 to 8 के लिए आप ध्यान दीजिएगा। SST अब साइंस में हालांकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगी आपके खुद के सब्जेक्ट में, इस खास कर SST में और साइंस में, साइंस और मैथ्स में, साइंस एंड मैथ्स वाले सब्जेक्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगी, नो डाउट। लैंग्वेज पेपर में इससे एज कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ ये है कि आपके पास अब जो 1 महीने है यानी 30 दिन बचा हुआ है, उसको आपको यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट को पढ़ना है। मान लीजिए जो साइंस का बंदा है सिर्फ साइंस पढ़ना है, वो NCERT 6 से लेकर के 10th या 12th तक आप देख लीजिएगा, 10 तक देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, 6 से लेकर के 10 तक आप देख लीजिए, उसको भी कंप्रेस करके आप देखने की कोशिश कीजिएगा। ऑलरेडी आपके पास नोट्स बना होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी से नोट्स लेकर के SCERT या NCERT का नोट्स लेकर के आप उसको पढ़ सकते हैं। इसका ऑलरेडी मेरे पास नोट्स तैयार है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे वहाँ पर, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा या फिर व्हाट्सएप में पर्सनली कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं 3 भाग होंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 3 भाग कौन कौन सा है। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करना है। पहला भाग हिंदी और इंग्लिश का रहेगा और दूसरा भाग पर आपका 40 नंबर जो कि सभी लोग का सेम रहेगा। अगर आपने साइंस कवर किया और मैथ कवर किया तो ये सेम चीज़ें आपको इस 40 भाग में भी कवर हो जाएगा। ये 40 जो सेकंड पेपर में आएगा 40 नंबर का, इसमें जैसे 10 से 20 नंबर आप कवर कर लेंगे। करंट अफेयर्स रहेगा, कुछ जीके रहेगा, और तो वो ऑलरेडी आप कवर कर लेंगे। मान लीजिए 80 नंबर यहाँ से लाने का है, 80 नंबर हो सकता है आपका 40 में से ये 20 नंबर कवर कर दिए, तो टोटल 80 में से और 40 टोटल 100 नंबर का आपका सिलेबस कवर हो गया। कुछ गलतियाँ हो गई, कुछ आपका प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि आपने इसमें बताया जा रहा है क्वेश्चन का पेपर थोड़ा सा डाउन रहेगा, तो आपको आराम से 70-80 का टारगेट लेकर चलिए कि 80 प्लस आपका सही हो जाए, 80 प्लस सही हो जाए। निगेटिव मार्किंग है नहीं तो कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, 150 में 150 रंग के आना है, वहाँ पर बबल करके आना है, प्रॉपर ढंग से बबल करना है। उसके लिए एक अलग पेन आता है 10 रुपये के आसपास, वो सिंपल बॉल पेपर से अलग रहेगा और उसको अच्छे से बबल करना है, इस तरह से अच्छे से बबल करना है कि बीच में अच्छे से डार्क करना है। और बीच में अगर डार्क नहीं करेंगे तो मैं भी आपको बाहर जो, क्योंकि कार्बन कॉपी होता है एक तरह से अंधा प्रिंटर जो होता है, जो स्कैनर करता है जिससे आपका कॉपी चेक होता है आंसर शीट, उसको कहता है अंधा प्रिंटर, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस डार्क को देखता है। इससे मतलब नहीं है कि डार्क क्या हुआ। कई लोग इसी में गलती करते हैं, रोल नंबर जो 6 डिजिट का आता है वही आगे पीछे कर देते हैं और ऊपर नीचे रंग देते हैं, तो उसका भी एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में, तो उसको किस तरह से करना है। मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है, तो आपको जाते ही सबसे पहले जो मिलेगा तो हड़बड़ाना नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ये आपका रोल नंबर है। तो किस तरह से बबल करना है, ये आपका बबल करने के लिए आपको इस तरह से एक सीट मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, ब्लैक पेन से, मैं आपको यहाँ पर ब्लैक पेन ही यूज कर रहा हूँ, ब्लैक पेन से पहले इसे टिक कर देना है, 1 2 3 4 5 6 पहले टिक मार करके छोड़ देना है। उसके बाद कोई और जो मोटा पेन रहेगा उसको आप ले लीजिएगा, बॉल पेन ही रहेगा, जेल पेन यूज नहीं करना है, फिर उसको लेकर के यहाँ पर अच्छे से बबल कर देना है। ठीक है, इस तरह से अच्छे से बबल करना है। पहले से आप टिक मार कर दीजिएगा और एक बार मिला लीजिएगा, हाँ सही जगह हम टिक किए हैं, उसके बाद इस तरह से अच्छे से गोला मार देना है। ठीक है, गोला मार देना है अच्छे से, फाड़ना नहीं है। अगर आपके कोई दिक्कत हो गई या फिर मिसप्रिंट हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, वो है आप छोटा सा, या फिर कई लोग का नाखून, गर्ल्स का नाखून बड़ा होता है तो उसका यूज करके, या फिर आपके पास ब्लेड होगा तो उसको हल्का से कट के, पूरे तरह से फाड़ना नहीं, हल्के से कट करके और दोबारा जो है दूसरे नंबर पर जो है जहाँ पर अच्छा है, जहाँ पर आपका रोल नंबर सही है उसको सही कर लेना। उससे भी कई बार वो अंधा जो प्रिंटर होता है वो सही कर लेगा। इसी तरह से आपको रोल नंबर भी भरना है, साथ ही साथ टोटल आंसर की है आपको 150 क्वेश्चन का 150
बाद में आप देख लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया सही। कई लोग दिक्कत क्या करते हैं, आपका जो आंसर की आने से पहले जैसे क्वेश्चन आने के बाद कई लोग गलतियां करते हैं कि आपने बनाया 10 टोटल बना लिया, लास्ट में जाकर बबल करना शुरू करते हैं। तो उस तरह की गलतियां नहीं करना है आपको। करना क्या है, पहले पेज में जितने भी आपका क्वेश्चन 5 या 6 क्वेश्चन ही होता है इसमें, तो 5 से 6 क्वेश्चन बन गया उसी समय उसको बबल कर लीजिए। 6 क्वेश्चन में मान लीजिए आपका या 5 क्वेश्चन में आपका 2-3 बन गया, तो 3 बबल कर लीजिए, बाकी 2 छोड़ दीजिए, या नहीं बनाना है, या फिर अगर बनाने लगता है कि बन जाएगा नेक्स्ट राउंड में तो उसको टिक कर देना है, अगर नहीं बनेगा तो उसको कट करके आगे बढ़ते चले जाना। इसी तरह से हर पेज बाय पेज करते चलेंगे। 5-6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में अगर 4 बनता है तो 4 बना लेना, बाकी 2 को 1 बनेगा या नहीं बनेगा इस तरह से मार्क करके आगे बढ़ते चले जाना। चलिए एग्जाम उसमें भी करना है, उसके लिए बता दिए। नेक्स्ट टॉपिक तो हमको कर लेते हैं इसी वीडियो में, वो है आपका आने वाला सेकेंड मेरिट लिस्ट। सेकेंड मेरिट लिस्ट से संबंधित कई चीज़ें हम आपको बता देता हूँ यहीं पर, और किस तरह से आपको करना है। सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए जितने लोग वेट कर रहे हैं, खास कर ये जिनका 2 नंबर या 4 नंबर से रह गया है, तो उन लोग को आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेट कीजिए। साथ ही साथ अगर आप एलिजिबल हैं 6 to 8 या 9 से 10th लेवल से 12th के लिए, तो प्रिपरेशन अच्छे से तैयार करना शुरू कर दीजिए। आपको टाइम नहीं देंगे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है, तो उनका कहना है कि अगर ये ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो इस तरह से अराजकता या फिर उपद्रवी जो होते हैं, या फिर जो धांधली करने वाले मुन्ना भाई लोग होते हैं, उसमें ज़्यादा यूज कर पाएंगे, क्योंकि उसमें स्वेटर पहन करके या फिर मफलर लगा करके टोपी पहन करके घुसने की कोशिश करेंगे, जो कि उनके भी शायद वो कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो बता रहे हैं कि या तो दिसंबर में फर्स्ट वीक में वो ले लेंगे, यानी 7 से 10 तारीख तक। अगर ये नहीं हो पाती है तो फिर ये जनवरी होल्ड हो जाएगा, फिर आपको फरवरी लास्ट में जाकर के या फरवरी के बाद आपका एग्जामिनेशन होती है। ये कितनी संभावना है, ज़्यादातर वो कोशिश करेंगे इसी बीच में आपको ले लेंगे। चलिए इस तरह से आपका रहने वाली है। अगर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट का अगर वेट कर रहे हैं, सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए ये अभी आपका निकल कर आ रहा है कि आपका ये सारे संभावना निकल कर आ रही है कि ड्यू टू आपका ये सारा फोकस चला गया है सेकेंड के बीपीएससी टीआरई, आपका टीआरई 2.0 पर तो सारा फोकस चला गया है, और कई एग्जामिनेशन है, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन और कई चीज़ें हैं जिस पर आपको फोकस बीपीएससी चेयरमैन का नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर चली गई है। मे बी आपका सेकेंड लिस्ट आपका अब इस महीने के बाद या दिसंबर में आए या जनवरी में आए, आपका अब लेट हो सकता है, या फिर अब ज़्यादा संभावना निकल के आ रही है। अगर वो सीटें वैकेंसी बनी रहती है तो इसी में आपका सेकेंड आपका जो है टीआरई 2 में उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। इनके पास वो अधिकार रहती है कि प्लस माइनस कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो हो सकता है ये सारे वैकेंसी 9 से 10th 11 से 12th में पक्का है उसको ऐड ऑन किया जाएगा। लेकिन पीआरटी में कहाँ ऐड करेंगे या फिर उसको वैकेंसी डालेंगे, क्या करेंगे, उसमें संभावना कम है। या फिर 6 to 8 में भी ऐड ऑन कर देंगे तो उन लोगों को नुकसान होगा जो डीएलएड वाले हैं, तो काफ़ी नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें एक कह सकते हैं नंबर का खेल खेल रहे हैं। उसमें मैं अभी बताना चाहूँगा या सरकार को सजेस्ट करना चाहूँगा, इसमें स्टार्टिंग में ही अगर आपने फिल्टराइजेशन यूज किया होता, फिल्टर किए होते, सीटेड फेल वालों को मौका, फेल वाले को या डीएलएड फेल वाले को पहले से डॉक्यूमेंट्स भरने के लिए मौका दे देते हैं। डीएलएड फेल या फिर बीएड अपेयरिंग वाले जो फेल थे उनको मौका जो नहीं देते, ये 9 से 10th वाले, तो ये लोग फिल्टर आउट हो जाते हैं। और साथ ही साथ नियोजित शिक्षक को वहीं पर आप उनको परमानेंट कर देते, तो बहुत ज़्यादा संख्या, आप कितनी संख्या निकल के आएगी एटलीस्ट इतने में देखेंगे। कई फर्जी वाले डिग्री वाले हैं, इन सभी लोगों को लेकर के लगभग बताई जा रही है 15,000 से लेकर के 20,000 के आसपास सीट निकलेगी। और नियोजित शिक्षक को बाहर किया जाता है और उनके अस्थाई वहीं पर उनको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे करके उनको अस्थाई बनाया जाता है, जो कि उनके लिए वो डिमांड भी कर रहे हैं। तो आपकी संख्या इसमें से 40,000 ऐड ऑन हो जाएगी। 42 के आसपास बताई जा रही है कि मैं 40 ही मान के चलता हूँ। इनको ऐड करने के बाद ऑलमोस्ट संख्या जो बनेगी आपका 55 से लेकर के 60,000 के आसपास में, इतनी वैकेंसी आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में या सेकेंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में संभावना बनती है। अब ये सारे चीज़ डिपेंड करता है बिहार शिक्षा विभाग यानी बिहार सरकार पर, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन आपको उन्होंने अपना हाथ यानी पल्ला झाड़ दिया। आप कहाँ जितना भी चीज़ें, और वो डिमांड करते हैं कि हाँ मुझे इतने कैंडिडेट की ज़रूरत है, और जो कि यहाँ से वो फेल आउट हुए हैं, यहाँ से डीबी में फेल हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कई लोग फेल हुए, सीटेड फेल वाले हुए, डीएलएड फेल वाले हुए, बीएड फेल वाले हुए, या फिर कई फर्जी वाले भी हुए, कई जो हैं मार्कशीट में फर्जी वाले भी हुए, वो लोग को फर्जी वाले भी हुए, उन लोगों को व्यवहार करके इतनी संख्या निकल के आ रही है। हालांकि वो आंकड़ा अभी बता रहे हैं, उनके पास आंकड़ा एग्जैक्ट आया नहीं, अभी भी रिसेंटली मैंने अभी देख सकते हैं शिक्षा विभाग के साइट पर अभी आया है जो कि लगभग बेतिया में 22 से 23 लोगों को बाहर किया गया ऐसे करके। और एक चीज़ और भी निकल के आ गई है, वो है सभी लोग का, जितने भी नियोजित शिक्षक और जितने भी लोग का भी मिल चुका है,
औपबंधिक नियुक्ति पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र जिन लोगों को मिल चुका है, प्रोविजनल नियुक्ति पत्र, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जिनको मिल चुका है, अपॉइंटमेंट लेटर, इन सभी लोग का डीवी फिर से होगा। और कहाँ पर होगा? इनके जहाँ भी वो जिस विद्यालय में जाएंगे, जिस स्कूल में जाएंगे, उनके ही प्रिंसिपल इनको डीवी करेंगे। अदरवाइज वो अगर नहीं कर पाते हैं और इनका कोई बाद में वो पकड़ाए जाते हैं 2 महीने 3 महीने के बाद, इन प्रिंसिपल पर काम किया जाएगा। प्रिंसिपल पर उनका अधिकार बनता है, इन प्रिंसिपल पर कार्रवाई होगी और मे भी इनका जॉब भी जा सकता है। तो इसलिए डीवी जो भी फर्जीवाड़े हैं, फिल्टराइजेशन का लेयर अब देखिए किस तरह से बढ़ गया। पहले तो इन्होंने आनन फानन में रिजल्ट दिया, एक चीज़ हुआ। अब दूसरी चीज़ें हुई, अब शिक्षा विभाग के कुछ लोगों को बाहर किया। शिक्षा विभाग है, बिहार शिक्षा विभाग कुछ लोगों को बाहर कर पाया, उन्होंने सिर्फ वाटर मार्क दिया, देखा। अब बिहार शिक्षा विभाग अब कुछ लोगों को बाहर कर रही है। यहाँ से मान लीजिए 10% 15% लोग होंगे जो कि बाहर होने के बाद, अभी यहाँ से अगर बच जाते हैं कुछ लोग जो कि अगर फर्जी डिग्री वाले या फिर